ओके, हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। देखिए स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो है ये आपके जो आईसीआई की एमटीपी है, ठीक है, जो 2024 आपका जून अटेम्प्ट का 2024 की फर्स्ट सीरीज के रिगार्डिंग हम लोगों ने एमटीपी का सोल्यूशन लेकर आए हैं। कुछ स्टूडेंट्स आपके कह रहे थे कि मैम ये क्वेश्चंस थोड़े से बियॉन्ड द सिलेबस हैं, कुछ के आंसर्स गलत हैं, तो हम उन्हीं का ही डिस्कशन करेंगे। पूरे के पूरे 100 जो क्वेश्चंस हैं सबका डिस्कशन नहीं करेंगे, जो थोड़े से टिपिकल हैं जिनके आंसर्स गलत हैं सिर्फ इनका ही डिस्कशन करा जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, आपका जो पहला वाला जो क्वेश्चन है कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, इसका बेसिक मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मॉड्यूल में डायरेक्टली बता रखा है कि टू एलिमिनेट फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। फिर इसके बाद देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या किया जाता है। अब पहली चीज़ तो ये होती है कि हमको पता है जो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, इसका एम क्या होता है। हम कहते हैं हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा अगर इन्फ्लेशन आ रहा है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ रहा है, तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उसके लिए कौन सी पॉलिसी अपनाते हो? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। अब देखो ये फिस्कल पॉलिसी है, तो फिस्कल पॉलिसी में कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं? डेट होता है, एक्सपेंडिचर होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है और टैक्सेस होते हैं। तो अगर आपको इकोनॉमी की ग्रोथ को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करोगे। उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको परचेजिंग पावर को कंट्रोल करना पड़ेगा। और परचेजिंग पावर किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? या तो आप टैक्सेस को क्या कर दो, बढ़ा दो, ठीक है, ये तो टैक्सेस की बात हो गई। फिर उसके बाद आपकी गवर्नमेंट भी तो एक्सपेंडिचर करती है, वो आपको कई तरीके के ट्रांसफर पेमेंट वगैरह दे देती है, कुछ मनरेगा योजना वगैरह इस तरीके की स्कीम्स वगैरह चलाती है, जिनके थ्रू लोगों के हाथों में क्या आता है? इनकम आती है। तो अगर हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस को इंक्रीज करें और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करें तो आपकी इकोनॉमी में क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लागू हो जाएगी। तो अब देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। देन इसके बाद देखो नेक्स्ट ये लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इनमें से मार्केट फेलियर का कौन सा एग्जाम्पल है। तो हमने पढ़ा था कि आपके 4 केसेस होते थे मार्केट फेलियर के, ठीक है। एक हो जाता आपका एक्सटर्नैलिटी, दूसरा हो जाता था मार्केट पावर, फिर उसके बाद पब्लिक गुड्स और इंफॉर्मेशन फेलियर। तो अब देखो आपका जो ऑप्शन ए है एक्सटर्नैलिटी, दिस इज वन ऑफ द रीजन या फिर एग्जाम्पल ऑफ मार्केट फेलियर। देन देखो इसके बाद नेक्स्ट ये लोग बोल रहे हैं, इसके बाद देखो ये लोग पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंक्लूजन अबाउट मार्केट अलोकेशन ऑफ कमोडिटी कॉजिंग पॉल्यूशन एक्सटर्नैलिटी, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन वो रीजन नहीं है जिसके कारण आपकी जो गवर्नमेंट है वो खुद से मार्केट अलोकेशन करती, खुद से इंटरफेयर करती है आपके एक्सटर्नैलिटीज को या मार्केट फेलियर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा रिकॉल करो, हम लोगों ने क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी कि आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जो बहुत ही जिनमें डीमेरिट गुड्स होते हैं, ठीक है, प्लस आपके जो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जो जिनमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी होती है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती थी? उनके ऊपर टैक्सेस वगैरह लगा देती थी। टैक्सेस अगर लग जाते थे तो प्रोड्यूसर की प्राइवेट कॉस्ट क्या हो जाती थी? इंक्रीज हो जाती थी। अब जो प्रोड्यूसर है अपनी प्राइवेट कॉस्ट जो उसकी इंक्रीज हुई टैक्सेस वगैरह के कारण, इसको किस तरीके से कंज्यूमर्स पर ट्रांसफर करेगा? प्राइसेस को इंक्रीज कर करेगा। तो अब देखो आपका जो ऑप्शन ए है, प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन आर टू हाई, ये वो रीजन नहीं है जिसके कारण गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती हुई, गवर्नमेंट तो यही तरीका अपनाती है जिसके थ्रू नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी वाले प्रोडक्ट क्या हो जाए? उनका प्रोडक्शन कम हो जाए, ठीक है। तो ए ऑप्शन वो रीजन है जिसके कारण गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है। गवर्नमेंट तो क्या करती है? चला के आपकी पॉल्यूशन जो एक्सटर्नैलिटी नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी है ऐसे प्रोडक्ट्स पर क्या करती है? पिगुवियन टैक्सेस वगैरह लगा देती है, ठीक है। तो दिस इज नॉट द रीजन। अच्छा, फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट आपका आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ एन इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में इनमें से कौन सा जो रीजन है, कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब देखो आपका जो इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, यहाँ पर हम लोगों ने बात करी थी कि जो प्राइस होता है वो मार्जिनल कॉस्ट से क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो अगर प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा है तो कंज्यूमर सरप्लस क्या कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका मतलब कंज्यूमर का लॉस क्या हो रहा है? वेलफेयर का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद इम्परफेक्ट कंपटीशन में हम लोगों ने कहा था कि आपके जो प्रोड्यूसर होते हैं या जो कंज्यूमर होते हैं उनका मार्केट प्राइसेस पर कोई ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में अगर आप मोनोपोलिस्टिक की बात करोगे तो प्रोड्यूसर हैव सम कंट्रोल ओवर द प्राइस, एंटायरली नहीं रहता है, ठीक है। मोनोपोली में तो आपकी जो
सेलर होता है ही इज एंटायरली अ प्राइस मेकर, बट जो आपके कंज्यूमर्स हैं उनका कोई प्राइस के ऊपर कंट्रोल रहता है क्या? नहीं, उनका तो वहाँ पर क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो अब देखो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या हो जाएगा, पार्टिसिपेंट इन द मार्केट हैव लिटिल और नो कंट्रोल ओवर द आउटकम इन दी मार्केट। कंज्यूमर सरप्लस आपका मैक्सिमाइज नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके इम्परफेक्ट स्ट्रक्चर इंक्लूड मोनोपोलीज बट नॉट कार्टल। तो हम लोगों ने कहा था कि कार्टल्स आपके जो होते हैं वो भी कई बार मोनोपोली की सिचुएशन को क्या करते हैं, रिजल्ट करते हैं, यानी कि कार्टल्स के थ्रू भी कई बार मोनोपोली बनती है, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अच्छा, फिर देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिसी डिजाइंड टू इनकरेज कॉम्पिटिशन, ठीक है। इनमें से वो कौन सा ऑप्शन ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसके थ्रू आपका कॉम्पिटिशन इनकरेज हो, ठीक है। तो अब देखो जो आपकी गवर्नमेंट है, ठीक है, डीरेगुलेशन करती है, ठीक है। कई बार क्या होता है, कुछ सेक्टर्स में प्रोडक्शन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट के फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करने पड़ते हैं, तो कई सारे फर्म्स तो सोचती हैं यार इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह अपन को अप्लाई करनी पड़ेगी, इससे अच्छा है तो अपन प्रोडक्शन नहीं करें। यानी कि इस तरह से धीरे धीरे मार्केट से फर्म्स क्या हो रही हैं, बाहर हो रही है। बट अगर कॉम्पिटिशन चाहिए तो आपको मार्केट में फर्म्स भी तो चाहिए, बट रेगुलेशन के कारण, रूल्स एंड रेगुलेशन के कारण कई सारी फर्म्स मार्केट में एंटर नहीं होती। तो गवर्नमेंट क्या करती है, धीरे धीरे रूल्स एंड रेगुलेशन को करना कम कर देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फर्म्स मार्केट में आ पाएं। तो डीरेगुलेशन एज अ रीज़न। फिर उसके बाद देखो ट्रेड लिबरलाइजेशन, गवर्नमेंट जो है अपनी ट्रेड पॉलिसीज वगैरह है उनके ऊपर क्या करती है, धीरे धीरे उधर से भी रूल्स एंड रेगुलेशन कम कर देती है। एंटी मोनोपोली रेगुलेशन, यानी कि जो गवर्नमेंट है मार्केट में मोनोपोलीज फॉर्म हो ऐसी स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए भी क्या करती है, रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। बट जो ये आपका रिड्यूसिंग इनकम टैक्स है, दिस इज नॉट वन ऑफ द स्टेप्स टू प्रमोट कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो आपका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि जो इनकम टैक्स है वो आप लोगों के इंडिविजुअल्स की इनकम के ऊपर लग रहा है, तो उसका आपकी कॉम्पिटिशन से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, 10, 11 आपके इजी हैं, 9, 10, 11 आपके इजी से हैं, डायरेक्ट से हैं। देन इसके बाद देखो 13, 14 इज इजी। 15 वाला देखो क्या कह रहा है कि इन द शॉर्ट रन a producer operates on the second stage of law of diminishing return where average product of variable factor is declining। ये एक assertion यानी कि एक statement दे दिया है। इस statement का इन लोगों ने अब देखो आपको reason क्या दिया है, in first and third stage marginal product of fixed and variable factor are negative respectively, ठीक है। अब देखो अब आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन इज करेक्ट, और इस असर्शन यानी कि जो ये स्टेटमेंट दिया उसका जो रीजन दिया है वो भी कैसा हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। अब आप सोचोगे कि मैम ये जो फिक्स्ड इनपुट है इसका मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव कैसे हो गया, ठीक है। अब देखो जो स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हम लोग सेकंड स्टेज में, प्रोड्यूसर है सेकंड स्टेज में ही प्रोडक्शन करता है, क्यों, क्योंकि वहां पर जो एवरेज प्रोडक्ट है वो अब क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, ठीक है। अब देखो जो रीजन ये लोग बता रहे हैं, रीजन में इन लोगों ने कहा है कि फर्स्ट स्टेज में आपका जो फिक्स्ड इनपुट है इसका मार्जिनल प्रोडक्ट कैसा चल रहा है, नेगेटिव। अब देखो इसका लॉजिक क्या है कि फर्स्ट स्टेज में आपका जो फिक्स्ड इनपुट था इट वाज मोर एज कंपेयर टू वेरिएबल इनपुट, तो आपका फिक्स्ड इनपुट पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो रहा था, तो इसीलिए उसका मार्जिनल प्रोडक्ट भी इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा था, ठीक है। और फिर उसके बाद थर्ड स्टेज में वेरिएबल इनपुट का मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये क्या है, करेक्ट है। सेकेंड स्टेज में अब आपका लेबर काफी ज्यादा अच्छा खासा क्वांटिटी में हो चुका था, तो आपका फिक्स्ड इनपुट क्या हो रहा था, अच्छी तरह से यूटिलाइज हो रहा था। तो फर्स्ट स्टेज में आपका फिक्स्ड इनपुट पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो रहा था, इसलिए इन लोगों ने क्या उसका मार्जिनल प्रोडक्ट कैसा है, नेगेटिव। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन है बी, बोथ A and R are true and R is correct explanation of A। 16 वाला देखो ये लोग पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा जो ग्रुप ऑफ आपको ऑप्शन दिया है उनमें इनइलास्टिक डिमांड होगी, ठीक है। तो अगर सॉल्ट है, कोई ऑल्टरनेट नहीं है, उसकी आपकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। स्कूल यूनिफॉर्म है, आपको स्कूल जाना है तो यू हैव टू वेयर द यूनिफॉर्म। देन इसके बाद जो मेडिसिन है उसकी डिमांड भी कैसी हो जाएगी, इनइलास्टिक हो जाएगी, ठीक है। देन 12th वाला देखो क्या कह रहा है कि अगर किसी कमोडिटी की प्राइस आप 12% से इंक्रीज करोगे एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -0.63, तो एक्सपेंडिचर ऑन कमोडिटी बाय अ कंज्यूमर विल। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है,
एक्सपेंडिचर बताया है, ठीक है। तो आपको एक्सपेंडिचर बताया तो टोटल एक्सपेंडिचर वाला मेथड रिकॉल करो। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में अगर डिमांड इन इलास्टिक होती थी तो प्राइस राइज होता था तो एक्सपेंडिचर भी क्या होता था, राइज। प्राइस फॉल होता था तो एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाता था, फॉल। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, द एक्सपेंडिचर मेड ऑन कमोडिटी विल इंक्रीज। देन इसके बाद देखो इन लोगों ने कहा है कि कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस मोनोटोनिक कब होती हैं, तो हम लोगों ने याद है आपके जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में पढ़ा था कि एक कंज्यूमर हमेशा क्या चाहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोनों कमोडिटीज़ का कंजम्पशन। अगर एक कमोडिटी का वो कंजम्पशन ज़्यादा कर रहा है तो दूसरी कमोडिटी का कंजम्पशन पिछले वाले जो आपका कॉम्बिनेशन है उसके मुकाबले कम नहीं होना चाहिए। तो या तो दोनों कमोडिटी की ज़्यादा यूनिट होनी चाहिए या फिर किसी एक कमोडिटी की ज़्यादा यूनिट और जो दूसरी वाली कमोडिटी है उसका पिछले कॉम्बिनेशन के मुकाबले कम यूनिट नहीं होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा मोर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द गुड एंड नो लेस ऑफ द अदर गुड, ठीक है। डी वाला ऑप्शन, मोर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द गुड एंड नो लेस ऑफ द अदर। देन इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 22 में ये लोग कह रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कैसा होता है। तो हम लोगों ने कहा था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो प्रोडक्ट्स होते थे वो क्लोज सब्स्टिट्यूट होते थे और प्रोडक्ट्स कैसे होते थे, डिफरेंशिएटेड होते थे। तो ज़्यादा आपका जो बेटर आंसर है वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट्स many firms producing differentiated substitutes। डिफरेंशिएटेड वाला हम लोगों ने क्यों ऑप्शन चूज करा है, क्योंकि यहाँ पर देखो आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग ब्रांड के हैं, जितने भी जो अलग अलग ब्रांड्स हैं अलग अलग कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से अलग दिखाने के लिए कुछ ना कुछ फीचर डाल देती हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएटेड सब्स्टिट्यूट्स इज मोर करेक्ट। देन इसके बाद देखो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आ जाता है 25th क्या कह रहा है, इफ अ कंट्रीज जीडीपी इज ग्रेटर देन जीएनपी इट इंप्लाइज दैट द कंट्री इज। अब देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके आईसीआई ने ट्रेड डेफिसिट दे रखा है, जबकि ट्रेड डेफिसिट इज रॉन्ग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेड सरप्लस। अब बात आती है मैम ट्रेड सरप्लस क्यों हुआ, तो अब देखो अब देखो जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस किस चीज का होता है, आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। जो आपकी जीडीपी है वो आपको आपकी कंट्री की, ठीक है, पूरा आपको आपकी जो कंट्री है उसकी पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पूरा ब्यौरा दे देती है, ठीक है। आपकी इकोनॉमी में जो भी आपके डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है प्लस आपका जो ट्रेड बैलेंस है उसको रिफ्लेक्ट करती है, जबकि जो जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये आपके रेजिडेंट्स की, ठीक है, जो आपके रेजिडेंट्स हैं इनका जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो शो कर रही है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ट्रेड देखोगे तो ट्रेड किस में आ रहा है, जीडीपी में आ रहा है या जीएनपी में। जीडीपी में आपका क्या हो रहा है, ट्रेड बैलेंस दिख रहा है, एक्स माइनस एम यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जीएनपी आपका लेस कब होगा, जब आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, यानी कि आपकी कंट्री से तो बाहर ज्यादा पैसा जा रहा है और आपके जो रेजिडेंट बाहर ऑपरेट करें वो यहाँ पर क्या करें, कम पैसा बेच रहे हैं। तो अगर आपकी इकोनॉमी ट्रेड सरप्लस कब होगी, जब आपकी जो जीडीपी है वो ज्यादा होगी जीएनपी से, ठीक है, क्योंकि जो जीडीपी है वो आपको ट्रेड बैलेंस शो कर रही है, जीएनपी नहीं। जीएनपी तो आपके जो रेजिडेंट्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन शो कर रही है, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ट्रेड सरप्लस। अच्छा क्वेश्चन नंबर 26 देखो, ये लोग पूछ रहे हैं कि अगर आपकी जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को अगर परचेज कर रही है, ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को अगर आपकी जो सेंट्रल बैंक है अगर वो परचेज करिए तो इसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा, मनी सप्लाई पर। अब देखो आपकी जो आरबीआई है वो ओपन मार्केट ऑपरेट तो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करिए, अगर मैं आज की तारीख में किसी कमोडिटी को परचेज करती हूँ, अगर मैं परचेज करूंगी तो सामने वाले को क्या दूंगी, पैसा दूंगी। तो सिमिलरली अगर जो आपकी सेंट्रल बैंक है अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करिए तो उसके बदले क्या होगा, इकोनॉमी मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। तो आंसर हो जाएगा मनी सप्लाई विल इंक्रीज।
देन इसके बाद देखो नेक्स्ट वाला जो है आपका क्वेश्चन नंबर 27, ये लोग कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन M2 अ ब्रॉडर मेजर ऑफ मनी सप्लाई कंपेयर टू M1। अब देखो M1 और M2 में बेसिक डिफरेंस क्या होता था, आपके जो पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग डिपॉजिट वगैरह पैसा डालते हो वो वाला आपका किस में इंक्लूड होता था, M2 में। अब देखो इन लोगों ने पोस्ट ऑफिस वर्ड तो प्रिसाइसली यूज नहीं करा है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेविंग डिपॉजिट्स, ठीक है, क्योंकि करेंसी इन सर्कुलेशन आपके, फिर उसके बाद जो आपके डिमांड डिपॉजिट वगैरह होते हैं वो तो सारे किस में आ जाते हैं, M1 में आते हैं। M2 में आपका क्या आ जाता है, आपके सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। देन इसके बाद देखो जो क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका भी आंसर ICI में गलत दे रखा है, ठीक है। ICI में जो इसका आंसर इन लोगों ने जो बता रखा है वो बता रखा है ऑप्शन डी, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, ठीक है। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर इन दी बजट, ठीक है। अब देखो आपके जो बजट होता है, बजट में आपके टैक्स के भी प्रपोजल होते हैं और आपकी जो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं, ठीक है, उसके भी प्रपोजल होते हैं। अब बात आती है मैम ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर क्या होते हैं, तो अभी जो आपका करंट जो सिलेबस है उसमें ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का जिक्र ही नहीं कर रखा है, वो आपके सिलेबस में नहीं, बट फिर भी ICI ने इसको डाल दिया। ये पिछले जो आपके इंटर में चलती थी इको, उसमें ही होता था। अब देखो बेसिकली ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर क्या होते हैं, आपकी जो गवर्नमेंट है हर साल बजट वगैरह बनाती है, बजट वगैरह में एक बार वो अपने टैक्स प्रपोजल्स दे देती है, ठीक है, हम इतना इतना टैक्स लगाएंगे, इन चीज़ों पर टैक्स लगाएंगे, इनकम टैक्स के स्लैब्स वगैरह बना देती है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर साइड में बता देती है कि हम किन किन चीज़ों पर खर्चा करने वाले हैं, किन किन लोगों को ट्रांसफर पेमेंट देंगे, क्या क्या देंगे, क्या बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये सारी चीज़ों का क्या करती है गवर्नमेंट जिक्र करती है। अब थ्रू आउट द ईयर आप लोगों ने एक बार बजट बना दिया, तो थ्रू आउट द ईयर वो बजट क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। अगर इकोनॉमी में आपके किसी पर्सन की इनकम वगैरह इंक्रीज होती है, उसके कारण बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है, तो अपने आप रेट ऑफ टैक्सेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्सेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, आपकी परचेजिंग पावर दोबारा से कंट्रोल होने लग जाएगी। तो गवर्नमेंट को खुद से कोई अलग से स्टेप लेने पड़े क्या, नहीं लेने पड़े। तो ऐसे स्टेबलाइजर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एक बार वो पॉलिसी बना दी, फिर इकोनॉमी में कोई भी चेंज हो, अपने आप उन चेंजेस में क्या आ जाता है, एडजस्टमेंट आ जाता है। अब देखो मैं आपको शो करूंगी एक PDF, ठीक है, जो आपके प्रीवियस मॉड्यूल में थी, जिसमें इन लोगों ने आपको बता रखा है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दोनों के दोनों आपके ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में आते हैं। तो अब देखो इन लोगों ने लिखा है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, दीज इंक्लूड पर्सनल, These includes personal income taxes, corporate income tax, transfer payments such as unemployment compensation, welfare benefit, etc. तो ये सारे आपके क्या है, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर हैं। अब बात आती है कि मैम एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्या, तो देखो MTP में तो इन लोगों ने अभी थोड़ा सा गलत दे दिया है, एग्जाम में ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर आपके कोर्स के नहीं है, तो हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगर सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन आता है, सेम टू सेम ऐसे ही ऑप्शन आते हैं, तो अल्टीमेटली आपका आंसर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन आता है, अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन आ जाता है जिसमें प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट और बोथ दे रखा हो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद देखो ये लोग पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी मेजर्स इज यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक टू मैनेज बिजनेस साइकिल। तो सेंट्रल बैंक जो पॉलिसी अपनाती है वो क्या कहलाती है, मॉनेटरी पॉलिसी, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी। तो कीवर्ड सेंट्रल बैंक है, और सेंट्रल बैंक क्या फिस्कल पॉलिसी अपनाती क्या, नहीं, वो मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करती है। अच्छा फिर देखो 35 वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल इशू इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हुई, तो मैक्रो
यानी इकोनॉमी एज अ होल, आपके इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के ऊपर ये ध्यान नहीं देता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। तो अब यहाँ पर देखो, अगर आप इन्फ्लेशन की बात करोगे, पूरी कंट्री एज अ होल है, मैक्रो हो जाएगा। फिर उसके बाद जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट है, ये भी मैक्रो का है। फिर उसके बाद जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये भी मैक्रो का है। सी वाला ऑप्शन देखो, हाउ डू टैक्स चेंज इन्फ्लुएंस कंज्यूमर्स बाइंग चॉइसेस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइक्रो का फैक्टर, तो ये आपका नहीं होगा, आंसर हो जाएगा सी। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आ जाता है 36, ये कह रहा है कि आपके इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग बात करते हैं तो द वेरी लॉन्ग रन फोकसेस ऑन द ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी, इन द वेरी लॉन्ग run productive capacity is assumed to be given, in the very short run shift in aggregate demand determine how much output is produced, and fluctuation in the rate of inflation and unemployment are important long run issues, ठीक है। तो अब देखो इसमें से जो आपका ऑप्शन डी है कि फ्लक्चुएशन रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर इंपॉर्टेंट लॉन्ग रन इशू, तो सिर्फ लॉन्ग रन में आपका अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन ही आपका एक इशू नहीं रहता है। जब आप लोग लॉन्ग रन की बात करते हो तो वहाँ पे आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी, इनके यूटिलाइजेशन, इन सब चीज़ों की बात होती है, सिर्फ इन्फ्लेशन इनकी बात नहीं होती है, एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन की बात सिर्फ नहीं होती है, ठीक है। देन इसके बाद देखो 37 वाला क्वेश्चन कह रहा है, इन द वेरी लॉन्ग रन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल, इफ द एग्रीगेट डिमांड का शिफ्ट टू द लेफ्ट देन। अब देखो ये वाला भी जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये भी आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। अब देखो जो आपका वेरी लॉन्ग रन पीरियड होता है, ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने क्लास में आपका एक वेरी लॉन्ग पीरियड पढ़ा था जिसे हम लोगों ने सेक्युलर पीरियड कहा था, ठीक है। सेक्युलर पीरियड में आपकी इकोनॉमी में जो भी चेंजेस आ जाते थे वो क्या हो जाते थे, कांस्टेंट होते थे, ठीक है। अब जो वेरी लॉन्ग पीरियड होता है इसमें आपके पास जितनी भी प्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है, प्रोड्यूसर्स उसका क्या करते हैं, पूरा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस कारण से आपका जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो कैसा हो जाता है, वर्टिकल होता है। आपके पास जितनी भी प्रोडक्टिव कैपेसिटी थी आपने उसका पूरा इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो इन द वेरी लॉन्ग रन इस कारण से आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसा हो जाता है, वर्टिकल। अब ये लोग कह रहे हैं कि अगर लॉन्ग रन में अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व आपका शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, और शिफ्ट ये कहाँ पर बता रहे हैं, टू द लेफ्ट, तो उसका असर क्या होगा। तो अब देखो सप्लाई तो आपके पास गिवन है, ठीक है, ये पहला आपका फर्स्ट वाला डिमांड कर्व था D1। अब ये लोग कह रहे हैं कि अगर आपका ये एग्रीगेट डिमांड कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो अब देखो यहाँ पर तो आप लोग क्या लेते हो, प्राइस, और यहाँ पर क्या लेते हो, यूनिट। तो अब देखो आपका आउटपुट तो वैसा का वैसा ही रहेगा, सिर्फ आपके प्राइसेस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्राइसेस विल डिक्रीज बट आउटपुट विल रिमेन द सेम, ठीक है। देखो फिर इसके बाद ये लोग क्या कह रहे हैं, जिन कंट्रीज में सेविंग का रेट हाई होता है दे हैव हाई इक्विलिब्रियम ग्रोथ रेट सिंस, ठीक है। अब देखो हम लोगों को पता है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ग्रोथ करना है, उसके लिए क्या चाहिए, आपको सेविंग चाहिए। अब ये जो इन्वेस्टमेंट में क्या सिर्फ ये कैपिटल गुड्स में ही होता है क्या, नहीं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो आपका इंटेलेक्ट होता है, जैसे हम लोग ह्यूमन कैपिटल भी कहते हैं, उसके फॉर्मेशन के लिए भी आपको क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। जैसे आज आपकी तारीख में, आज आप लोग CA की पढ़ाई कर रहे हो, तो CA की अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसके लिए भी तो आपने कुछ ना कुछ पैसा लगाया, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करा है। तो ये सब कहाँ से हो रहा है, जब आपके पास कैसी थी, सेविंग। तो अल्टीमेटली देखो आपका आंसर क्या हो जाएगा, higher saving allows for more investment in human capital which ultimately enhances economic growth, ठीक है। तो आपके जो A, B और D, ठीक है, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन क्वेश्चन आ जाता है वो हो जाता है क्वेश्चन नंबर 40। अब ये लोग कह रहे हैं कि मान लो आपने कोई नया घर बनाया है, फिर उसके बाद एक बॉट का यूज्ड कार लिया, यानी कि सेकेंड हैंड कार ली है, देन उसके बाद कुछ गवर्नमेंट के बॉन्ड्स वगैरह लिए हैं, ठीक है। अब बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ऑप्शन ए क्या कह रहा है,
कंजम्पशन एंड गवर्नमेंट परचेजेस वेंट अप सिंस यू बॉट अ यूज्ड कार एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। नहीं, आपने अगर यूज्ड कार खरीदी है तो अब बताओ आपकी इकोनॉमी कोई नए गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ था क्या? नहीं हुआ था, तो ऑप्शन ए तो हो गया गलत। देन इसके बाद जो ऑप्शन बी कह रहा है कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है क्योंकि आपने एक यूज्ड कार ली है और गवर्नमेंट बॉन्ड लिए। तो भाई यूज्ड कार जब आपने लिए तो कोई नया प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है, तो ये वाला भी आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देन इसके बाद देखो नेक्स्ट कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट परचेजेस वेंट अप सिंस यू बिल्ट अ न्यू हाउस एंड बॉट गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब देखो इधर कहीं पर भी ये लिखा है कि आपने जो गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज करे थे उसके पास जो गवर्नमेंट उससे थ्रू जो गवर्नमेंट के पास पैसा आया था उसका पैसा ऐसे भी तो हो सकता है गवर्नमेंट ने जो पहले से बोरोइंग करी हो उसके रीपेमेंट में भी लगा दियो। तो ये वाला आपका ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा? गलत। डी वाला क्या कहेगा? इन्वेस्टमेंट वेंट अप सिंस यू बिल्ट अ न्यू हाउस। ठीक है, तो आपने नया घर वगैरह खरीदा है, ठीक है, नया घर बनाया है, तो अगर आपको याद हो हमने जो एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा था, ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोगों ने आपका कैपिटल फॉर्मेशन वाला एक पार्ट था। कैपिटल फॉर्मेशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि आपका कोई भी न्यू बिल्डिंग मशीनरी वगैरह जो भी बनती है तो वो आपका किस में हो जाता था? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। फिर देखो उसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है 41 कह रहा है कि आपकी जो सेंट्रल बैंक है अगर वो इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना चाहती है शॉर्ट रन में तो उसे क्या करना चाहिए? ठीक है, अब देखो स्टेबलाइज करना चाहती है तो स्टेबलाइज करने के लिए उसे कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो जो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? अफेक्ट एग्रीगेट डिमांड थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्योंकि वो ठोस स्टेप ले रही है। वो स्टेप यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ आपके टारगेट वगैरह चूज करी थी। टारगेट चूज करने से कुछ नहीं होता, आपको स्टेप लेना पड़ता है। तो यहाँ पर स्टेप कौन सा उठा रही है? ऑप्शन सी, अफेक्ट एग्रीगेट डिमांड थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट आ रहा है कि आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कब अराइज होता है? तो इन्फ्लेशन अराइज होने का मतलब ये नहीं किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड का ही डिमांड बढ़ रही, नहीं, आपकी इकोनॉमी में जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके जनरल प्राइस लेवल में अगर आप इंक्रीज देखोगे तब आप कहोगे कि हाँ इन्फ्लेशन आया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एवरेज प्राइस ऑफ मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज राइजेस। ठीक है, देन इसके बाद देखो नेक्स्ट आपका आ जाता है 43 कि क्वांटिटी ऑफ डॉलर सप्लाइड विल डिक्रीज इफ। अब ये लोग कह रहे हैं कि डॉलर्स की सप्लाई डिक्रीज कब होगी? अब देखो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन डी है, फ्यू यूएस रेजिडेंट्स ट्रैवल अब्रॉड। ठीक है, अभी अगर सपोज करूं कि कोई पर्सन अमेरिका में रह रहा है, अमेरिका से उसने क्या करा? इंडिया में विजिट करा। अमेरिका में तो इंडियन रुपीस नहीं मिलते ना, तो यहाँ पर तो वो डॉलर्स लेकर आएगा और डॉलर्स को क्या करेगा? एक्सचेंज कराएगा। तो जब वो इंडिया में आकर डॉलर्स को एक्सचेंज करा यानी कि डॉलर दे रहा है और उसके बदले इंडियन रुपीस ले रहा है, तो डॉलर दे रहा है यानी कि डॉलर्स की सप्लाई हो रही है। तो जब फ्यू यूएस रेजिडेंट आपके दूसरी कंट्रीज में कम विजिट करेंगे तो सप्लाई ऑफ डॉलर भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, फ्यू यूएस रेजिडेंट। फिर हो जाता है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, आपकी जो कंट्रीज हैं वो किस किस के ऊपर लगाती है? तो हम कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों की क्वांटिटीज को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, फिर इसके बाद देखो जो क्वेश्चन नंबर 45 है, ठीक है, 45 क्या कह रहा है? जो आपका एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है वो किस में चेंजेस देखता है? तो हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम इनकम में जो चेंज आए किसके कारण? ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग के कारण। ठीक है, देन इसके बाद देखो थ्योरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म, जो आप लोगों की हम लोगों ने इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी पढ़ी थी, मर्केंटाइलिस्ट थ्योरी, उसमें कह रहा था कि वो क्या कहती थी? तो हम कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट को क्या कर दो? कम कर दो। ठीक है, तो इनकरेज एक्सपोर्ट एंड डिस्करेज आपके इंपोर्ट्स। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 48 पूछ रहा है कि नेशनल इनकम इनमें से कौन सा कंपोनेंट नेशनल इनकम का आपको रिप्रेजेंट करता है बिफोर टैक्सेस और अदर डिडक्शंस वाली इनकम? तो अगर आपको याद हो तो आपकी जो पर्सनल इनकम है, ठीक है, पर्सनल इनकम हम जब कैलकुलेट करते थे उसमें आपके सारे ट्रांसफर पेमेंट्स वगैरह वो सारे क्या हो जाते थे? इंक्लूड हो जाते थे। डिस्पोजेबल इनकम में आपके टैक्सेस वगैरह क्या हो जाते थे? डिडक्ट हो जाते। तो हमको तो टैक्स से पहली वाली इनकम चाहिए ना, तो वो कौन सी हो जाती है? पर्सनल इनकम। क्योंकि हमने कहा था पर्सनल इनकम होती क्या है? हमने कहा था कि आपके अर्नड या फिर अनअर्नड रिसोर्सेज से कुल मिला के जो पैसा एज ऑफ नाउ प्रेजेंटली आपके हाथ में है, हम टैक्स डिडक्शन से पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? पर्सनल इनकम। ठीक है,
फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि अभी जो आपका फिएट मनी का जो सिस्टम चल रहा है उसमें वैल्यू ऑफ मनी कहाँ से आती है। तो हमने कहा यहाँ पर जो फिएट मनी है उसकी वैल्यू ऑफ मनी कहाँ से आती है, जिस अथॉरिटी ने उसको इशू करा है और आपकी जो जनरल पब्लिक है उसके ऊपर विश्वास करे कि हाँ ये जो करेंसी है इसके ऊपर विश्वास कर रही है, तो वहाँ से आपकी वैल्यू आती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट। ठीक है, फिर इसके बाद देखो ये लोग पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको रिप्रेजेंट करता है टोटल अमाउंट ऑफ मनी गवर्नमेंट ओज टू एक्सटर्नल क्रेडिटर एंड डोमेस्टिक लेंडर। तो आपकी जो गवर्नमेंट है एक्सटर्नल क्रेडिटर्स को भी पैसा कुछ उससे उधार लिया हुआ है, खुद की कंट्री से भी उधार लिया हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा आपका नेशनल डेट। तो उसे हम लोग कहेंगे नेशनल डेट। फिर नेक्स्ट देखो अब आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 51। दोबारा से एक वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जिसका हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दे चुके थे। अब इसके बाद देखो ये लोग पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सेंसिटिव टू शॉर्ट टर्म चेंजेस इन इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म चेंजेस आपकी इकोनॉमी में हो रहे हैं, ठीक है, तो वो उसके लिए उसका इफेक्ट किस पर सबसे ज्यादा पड़ेगा, आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पर। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो देखते हैं किसी भी कंट्री में उधर के आपके स्टॉक मार्केट का हाल देखेंगे, हाँ यार यहाँ पे स्टॉक मार्केट तो क्या हो रहा है, बहुत राइज हो रहा है, वहाँ पर क्या करेंगे, पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, वहाँ के म्यूचुअल फंड्स में, हेज फंड्स वगैरह में क्या करेंगे, पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। जैसे ही वहाँ का मार्केट क्रैश होने लगे या गिरेगा, पैसा निकाल कर क्या करेंगे, बाहर चले जाएंगे। तो ये सारे चेंजेस क्या है, शॉर्ट टर्म चेंजेस हैं। तो वो किसके ऊपर अफेक्ट करते हैं, एफपीआई पर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पर। फिर उसके बाद देखो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन से कौन सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा आपका अफेक्ट होता है, तो हम लोग कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आपके कुछ चीजों में इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है जो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आता है, और कुछ में क्या होता है आपको परमिशन लेके, गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेकर आना पड़ता है, तो एफडीआई होगा। देन इसके बाद देखो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 54 है उसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट, इनिशियल चेंज इन स्पेंडिंग थ्रू इकोनॉमी। देन लिक्विडिटी ट्रैप हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इसमें आपका जो गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट है वहां पर आपकी मनी सप्लाई चाहे कितनी भी बढ़ाओ बट इंटरेस्ट रेट काफी कम हो जाता है, तो लोग सोचते हैं कि यार कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, पैसा अपने पास लिक्विड में रखना है, तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। देन इसके बाद ये लोग पूछ रहे हैं कि जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर किन किन चीज़ों के लिए डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने कहा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इट प्रोवाइड्स मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। आपके कई सारे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं उनमें एग्रीकल्चर चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर आपको रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है, फूड एंड अदर प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लोगों को, तो इसीलिए ऑल ऑफ दी अबव। देन देन क्वेश्चन नंबर 80 देखो, इसमें ये लोग पूछ रहे हैं व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी इन बजटिंग। ठीक है, अब देखो काउंटर साइक्लिकल का मतलब क्या होता है आपकी इकोनॉमी में, ठीक है, मान लो अगर रिसेशन चल रहा है, ठीक है, अगर रिसेशन चल रहा है तो हमारे को कहाँ पर जाना है, रिसेशन से एक्सपेंशन की तरफ जाना है, तो जो प्रेजेंटली साइकिल चल रही है आपको उसके अपोजिट में जाना चाहते हो, तो ये क्या हो जाएगा, काउंटर साइक्लिकल। तो अब देखो जो आपकी काउंटर साइक्लिकल है वो कौन सी हो जाएगी, स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न, यानी कि रिसेशन आ रहा है, आप रिसेशन से कहां पर जाना चाहते हो, एक्सपेंशन, तो ये काउंटर साइक्लिक, यानी कि जिस जो प्रेजेंट साइकिल चल रही है बिजनेस साइकिल, आप उसके दूसरे डायरेक्शन में जाना चाहते हो। देन इसके बाद देखो कीन्स के अकॉर्डिंग इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी सिचुएशन में हो सकता है। ठीक है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि आप जॉब तो चाहते हो बट आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तो जॉब क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इकोनॉमी में आपका एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रहा होगा। प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा होगा, क्योंकि डिमांड नहीं आ रही होगी। और डिमांड किस कारण नहीं आ रही होगी, क्योंकि इकोनॉमी की ग्रोथ रेट कैसी चल रही है, लो चल रही है। तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनसफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, देन इसके बाद ये कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमल स्पिरिट्स है। ठीक है, तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमल स्पिरिट्स है ये एज ऑफ नाउ आपके सिलेबस में नहीं है, ये सिंपली आपका किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, जो आपके इकोनॉमी में लोगों की जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के कारण भी आपकी इकोनॉमी में चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका एनिमल स्पिरिट उससे रिलेटेड है।
फिर इसके बाद देखो जो क्वेश्चन नंबर 83 है, 83 में ये लोग पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा पॉलिसी टूल है जो आपके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोडक्शन के लिए इनकरेज करता है, उनकी कॉस्ट को कम करता है, तो एक्सपोर्ट सब्सिडी। देन पब्लिक गुड्स क्या क्या होते हैं, तो हमने कहा था नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरस होते हैं। देन इसके बाद देखो नेक्स्ट आपका आ जाता है कि इनमें से कौन सा एक सॉल्यूशन है कॉमन एक्सेस रिसोर्सेज को ओवर यूज से बचाने का, ठीक है। तो हम लोगों ने कहा था जैसे कि आपके फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, लेक्स रिवर्स वगैरह होती हैं, ये सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हर कोई एक्सेस कर सकता है, और अगर इनका ओवर यूज कर लिया जाए तो फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं बचते हैं। तो इसको कौन बचा सकता है, तो हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन। देन इसके बाद ये वाला क्वेश्चन सिंपल सा है, आप लोग कर सकते हैं। इनमें से फैक्टर इनकम आपकी कौन सी है, तो जो आपके प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपका जो आपका एंटरप्रेन्योर है वो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, तो उसको जो दिया जाता है रिटर्न वो क्या कहलाता है, प्रॉफिट। देन इसके बाद देखो 93 वाला जो क्वेश्चन है, इनमें से बजट लाइन के स्लोप के लिए कौन सी चीज़ करेक्ट है, ठीक है। तो हमने कहा था जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है इट इज प्राइस रेशियो ऑफ टू कमोडिटीज, ठीक है। अब आपका जो स्लोप होता था बजट लाइन का वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि आप एक कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते थे, दूसरे का क्या हो रहे थे, कम कर रहे थे। तो ये तीनों ऑप्शन उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ट्रेडिशनल अप्रोच टू लॉ ऑफ डिमांड वो कौन किसने दिया था, एल्फ्रेड मार्शल ने। एल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दिया था, और हमने कहा था वहीं से आपका लॉ ऑफ डिमांड भी ऑब्टेन हो रहा था। तो ये सारे आपके जो भी टिपिकल क्वेश्चंस थे उनका डिस्कशन हो चुका है। सो बी प्रिपेयर वेल। आपकी जो MTP 2 आई है इसका भी हम लोग, अगर उसमें कोई भी टिपिकल ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम उसका भी वीडियो बना देंगे। थैंक यू, टेक केयर एंड डू स्टडी वेल।